नमस्कार। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनावों की घोषणा अभी नहीं हुई है और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की 2 सूची जारी कर दी है। जो दूसरी सूची जारी की है भाजपा ने, उसमें 3 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया है और कुल मिलाकर के 7 सांसदों को पार्टी ने विधानसभा चुनाव में उतारने का फैसला किया है। इसके अलावा एक महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव जेपी नड्डा की टीम के एक वरिष्ठ पदाधिकारी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी चुनाव लड़ेंगे। तो ये सूची है और उसके बाद से इसको लेकर के कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि आखिर ऐसा क्या सोच करके भारतीय जनता पार्टी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों को मध्य प्रदेश के चुनाव में उतारा है, या 7 सांसदों को टिकट देने की क्या जरूरत पड़ गई। ध्यान रहे, ये दूसरी सूची है। अभी तक सिर्फ 1/3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हुई है, सिर्फ 78 उम्मीदवारों की घोषणा हुई है और अभी 2/3 सीटों पर घोषणा बाकी है और अभी तक 7 सांसदों को टिकट दिया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने एक सांसद को टिकट दिया है, विजय बघेल को उतारा जाएगा वहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ, जो उनके चाचा हैं विजय बघेल के। तो वो छत्तीसगढ़ की बात अलग है। अभी मध्य प्रदेश में जो दूसरी लिस्ट आई है उसमें 3 केंद्रीय मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते। ये 3 मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार के 3 मंत्री हैं और कुल मिलाकर के 7 सांसद हैं। इन 3 के अलावा जिन सांसदों को पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है उनमें रीति पाठक है, उदय प्रताप सिंह है, गणेश सिंह है जो जिनको पार्टी ने टिकट दिया है, राकेश कुमार सिंह है जो प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये 7 सांसद होते हैं, राकेश सिंह, गणेश सिंह, उदय प्रताप सिंह, रीति पाठक और 3 मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद पटेल। ये 7 लोग हैं, एमपी हैं 7, इसमें 3 केंद्रीय मंत्री हैं। ये लोग विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और एक महासचिव है कैलाश विजयवर्गीय जो चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल है कि पार्टी ने क्या सोच करके इन लोगों को टिकट दिया है। कई तरह की अटकलें हैं और किसी को कुछ अंदाजा नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ है। और जब तक जिन लोगों ने फैसला किया है वो नहीं बताएंगे तब तक किसी को कुछ अंदाजा नहीं लगेगा। सब लोग अपने अपने हिसाब से अटकल लगाते रहेंगे। अब वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही बता सकते हैं कि किस वजह से उन्होंने इन लोगों को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। जो पहली व्याख्या समझ में आती है वो ये है कि पार्टी एक मैसेज देना चाहती है कि मध्य प्रदेश में कोई एक चेहरा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। जो तमाम बड़े नेता हैं उनको चुनाव मैदान में उतारा गया है, एक सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। तो जो शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर फोकस होना चाहिए था, जो मुख्यमंत्री हैं, जो 16-17 साल से मुख्यमंत्री हैं वहां, उनके चेहरे से फोकस हटाना है, ऐसा लग रहा है बीजेपी को कि अगर उनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी है उनकी सरकार के खिलाफ। हालांकि उन्हीं की सरकार के कामकाज पर पार्टी चुनाव लड़ रही है, फिर भी अगर कोई एंटी इनकम्बेंसी है तो वो खत्म हो, उनके चेहरे से फोकस हटे। सारे नेता मेहनत करें कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव हो रहा है तो कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है। एक तो ये मैसेज बनवाना है और दूसरा ये कि मजबूत उम्मीदवार उतार रहे हैं। पार्टी बहुत सीरियस है चुनाव को लेकर के कि वो मजबूत उम्मीदवार उतार रही है और जितने संभाग हैं, जितने इलाके हैं मध्य प्रदेश के, जो चाहे वो मालवा निमाड़ का क्षेत्र हो या भोपाल रीजन हो या महाकौशल का रीजन हो, तो हर या जिस विंध्य का क्षेत्र हो, बुंदेलखंड का इलाका हो, जो भी इलाका है, जो संभाग है, उन हर संभाग का जो बड़ा नेता है, ग्वालियर चंबल का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र से 1-1, 2-2 बड़े नेताओं को पार्टी टिकट लड़ा रही है, टिकट देकर के चुनाव मैदान में उतार रही है। तो ये एक संभावित व्याख्या है, जो विश्लेषण है, जो हर व्यक्ति कर रहा है और हमारी समझ में भी ये आ रहा है कि ये हो सकता है कि सामूहिक नेतृत्व का मैसेज देना हो, शिवराज सिंह चौहान के चेहरे से फोकस हटाना हो और ये दिखाना हो कि मजबूत उम्मीदवार लेकर के पार्टी चुनाव में जा रही है। लेकिन अब सवाल है कि इससे कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा? इससे तो बड़ा कंफ्यूजन भी पैदा हो सकता है और अंदरूनी टकराव बढ़ भी सकता है, जैसा कई राज्यों में देखने को मिला। जब मुख्यमंत्री के तमाम दावेदार जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या जिनके नाम की चर्चा चलती रही है, वो सब एक साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे, जो एमपी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो ये एक दूसरे को हरवाने, एक दूसरे का विरोध करने की प्रवृत्ति उसमें बढ़ जाती है। ये कई जगह देखने को मिला है। हर नेता का समर्थक दूसरे विरोधी को निपटाने, हरवाने में लग जाता है ताकि उसका नेता मुख्यमंत्री बन सके। ये कई जगह देखा जा चुका है, झारखंड में, बिहार में, कई राज्यों में, कर्नाटक में कभी देखा। अभी कर्नाटक में भी पार्टी के एक राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि चुनाव लड़े थे विधानसभा का और चुनाव हार गए थे और वो विशुद्ध रूप से आंतरिक टकराव की वजह से चुनाव हारे थे। तो ये एक बड़ा सवाल है कि इससे एक कंफ्यूजन भी हो सकता है और अंदरूनी खींचतान और एक टकराव भी बढ़ सकता है नेताओं के बीच में।
अब सोचे जैसे ग्वालियर चंबल संभाग का ही उदाहरण ले, वहां की मुरैना जहां से वो सांसद है नरेंद्र सिंह तोमर, वहीं की एक डिमनी सीट से वो चुनाव लड़ेंगे विधानसभा। तो वो ग्वालियर चंबल का जो संभाग है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के असर वाला भी इलाका माना किया जाता है। वो इलाका है वहीं गुना लोकसभा सीट के अंदर में शिवपुरी की सीट है विधानसभा की, जहां से उनकी बुआ यशोधरा राजे चुनाव लड़ती हैं और एमएलए होती हैं। और ये इनका परिवार गुना और ग्वालियर दोनों सीटों से लोकसभा का सांसद बनता रहा है, सिंधिया परिवार का कोई ना कोई सदस्य। तो वहां उनका असर है और सबको पता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अभी थोड़े दिन पहले तक ये माना जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान को इस्तीफा दिला करके और उनको दिल्ली बुलाया जाएगा, केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जाएगा और उसके बाद वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया की शपथ होगी। हालांकि वो हुआ नहीं और अब उसका संभवतः टाइम भी, उसका समय भी निकल गया। इसके बावजूद वो अभी भी चुनाव सीएम पद के दावेदार हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। हालांकि अभी तक की 2 सूची में उनका नाम नहीं है। वो संभवतः एकमात्र सीएम कैंडिडेट दावेदार हैं जिनका नाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है। हो सकता है कि आगे घोषित हो जाए या उनके बेटे को चुनाव लड़ा जाए। अभी पिछले कुछ दिनों से उनके सुपुत्र हैं महाआर्यमन सिंधिया, वो काफी सक्रिय हो गए हैं राजनीति में, तो उनको भी लड़ाया जा सकता है। तो ये 2 बड़े नेता है, नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया का टकराव होगा ग्वालियर और चंबल संभाग में। कितनी भी एकजुटता बनाने की कोशिश करे पार्टी आला कमान, नरेंद्र मोदी और अमित शाह कितनी भी कोशिश करें, लेकिन सबको पता है कि ग्राउंड लेवल पर कोई नेता अपना वर्चस्व खत्म नहीं करना चाहता है। हर नेता को अपना वर्चस्व बनाना है, वो दूसरे नेता को नहीं आगे बढ़ने देता है। तो इस टकराव में अगर एक दूसरे दोनों के समर्थक, तोमर के समर्थक सिंधिया को, सिंधिया के समर्थक तोमर को हरवाने में लगे, तब क्या होगा? ये एक संभावना है जो हो सकता है। महाकौशल में भी हो सकता है, भोपाल रीजन में भी हो सकता है, मालवा निमाड़ में भी हो सकता है, ये बुंदेलखंड में भी हो सकता है। ये सब जगह इस तरह का टकराव होगा, जिस तरह के हर इलाके से जिस तरह के नेता चुन करके बड़े नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा गया। अब ये इस वजह से भी संभव है क्योंकि पिछले 6-8 महीने से या साल 2 साल से जितने लोगों के नाम चल रहे थे कि ये मुख्यमंत्री हो सकते हैं मध्य प्रदेश के, उन सब लोगों को पार्टी ने टिकट दे दिया। वो एमपी हैं, मंत्री हैं, उनको टिकट दे दिया। प्रहलाद पटेल के मुख्यमंत्री बनने की बड़ी चर्चा थी कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ओबीसी चेहरा है, बड़े नेता है, संघ के साथ उनका जुड़ाव रहा है, तो वो बन सकते हैं। तो वो विधानसभा का टिकट उनको भी दे दिया पार्टी ने, वो केंद्रीय मंत्री हैं। इसी तरह से नरेंद्र सिंह तोमर की चर्चा थी कि वो बन सकते हैं, उनको भी लड़ाया है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं तो वो लड़ेंगे ही। हालांकि एक मीडिया रिपोर्ट ये आ रही है कि शायद उनको वो चुनाव न लड़े, लेकिन ज्यादा संभावना है कि वो लड़ेंगे ही। तो वो दावेदार है। उनके गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र हैं, वो भी लड़ेंगे ही और वो भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लड़ाया जाएगा, अगर वो नहीं लड़ते हैं तब भी वो सीएम पद के दावेदार हैं। कैलाश विजयवर्गीय इन सबसे पहले से मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जाते हैं और पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनके साथ उनके जिस तरह के संबंध है उसमें वो एक प्रबल दावेदार हैं। उनको अभी दोबारा फिर से महासचिव बनाया गया है, राष्ट्रीय महासचिव जेपी नड्डा की टीम में। तो इतने सारे मुख्यमंत्री पद के दावेदार लड़ेंगे तो जो खींचतान होगी उसका निगेटिव भी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि इन सबके समर्थक पूरी ताकत लगाएं, ये लोग भी पूरी ताकत लगाएं कि पहले सरकार बनवाते हैं, क्या पता सीएम बन जाए, लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है। तो ये दोनों संभावनाएं इस तरह से है। और इसका एक दूसरा मैसेज जो जाता है आम आदमी तक, वो आम आदमी जो बहुत बारीकियां नहीं समझता है राजनीति की, उस तक ये मैसेज भी जाता है कि पार्टी के पास मजबूत उम्मीदवार नहीं है। पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ाने के लिए मजबूत उम्मीदवार नहीं खोज पा रही है, इसलिए सांसदों को टिकट दिया जा रहा है विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए। तो अगर ऐसा मैसेज जाता है तो ये भी बुरा है, ये पार्टी की कमजोरी का संकेत होता है। और इसके बाद एक नैतिकता का सवाल है, राजनीतिक नैतिकता का सवाल है, जो मैंने पहले भी कई बार उठाया है। जब त्रिपुरा में केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमी को विधानसभा का टिकट दिया गया था, तब भी मैंने ये सवाल उठाया था कि जो एमपी है, जो केंद्र में मंत्री है, उसको आप किस मकसद से विधानसभा का चुनाव लड़ा रहे हैं। और वो विधानसभा का चुनाव जीत गए प्रतिमा भौमी, तो उनको फिर इस्तीफा दिला दिया गया विधानसभा की सीट से और वहां बाई इलेक्शन हुआ। यही काम पश्चिम बंगाल में हुआ था कि निश्चित प्रमाणिक और जगन्नाथ सरकार को पार्टी ने, उस समय के बाबुल सुप्रियो भी बीजेपी में ही तो थे, 3 सांसदों को टिकट दिया था विधानसभा का चुनाव का, जिसमें बाबुल सुप्रियो हार गए और बाकी 2 लोग जीत गए। जब वो दोनों जीत गए तो उसके बाद पार्टी ने उनको विधानसभा से इस्तीफा दिलवा दिया और फिर उन दोनों सीटों पर बाई इलेक्शन हुआ जिसमें बीजेपी हार गई। तो 2 सीटों पर बाई इलेक्शन सिर्फ इसलिए हुआ कि बीजेपी ने एमपी को चुनाव लड़ाया था और बाद में उनको एमपी ही बनाए रखा, विधानसभा से इस्तीफा दिलवा दिया। अब ये 7 लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, इनमें से अगर कोई आदमी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री वगैरह नहीं बनता है और पार्टी तय करती है कि उनको एमपी ही बनाए रखना है, तो क्या वो लोग विधानसभा से इस्तीफा नहीं देंगे? अगर वो जीत जाते हैं तो उनको विधानसभा से इस्तीफा देना होगा।
अगर वो विधायक बने रहते हैं और लोकसभा से इस्तीफा देते हैं तब तो उपचुनाव की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि उसके बाद अप्रैल मई में लोकसभा का चुनाव है। लेकिन अगर वो लोकसभा एमपी बने रहते हैं तब तो विधानसभा की सीट से उनको इस्तीफा देना होगा और फिर उन तमाम सीटों पर उपचुनाव होंगे। ऐसा कितनी जगह हुआ है। बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई मध्य प्रदेश में, तब भी 20 से ज्यादा सीटों पर उपचुनाव हुए। तो ये जो उपचुनाव होते हैं वो तो मान लीजिए सरकार बनाना था, इस मामले में तो ये विशुद्ध रूप से सरकार के संसाधन की, चुनाव आयोग के संसाधन की, समय की बर्बादी होती है। जिन क्षेत्रों में विधानसभा का उपचुनाव होगा वहां फिर से आचार संहिता लगेगी और चुनाव प्रचार लगेगा, सरकार सारा काम छोड़ करके उस चुनाव में लगेगी। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये एक मोरल नैतिकता का सवाल है, इस तरह का काम नहीं करना चाहिए अनलेस कि आपके पास कैंडिडेट ही नहीं है लड़ाने के लिए। तो ये कैसे हो सकता है कि जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके पास विधानसभा चुनाव लड़ाने के लिए उम्मीदवार ना हो। 230 तो सीटें हैं मध्य प्रदेश में, इसके बावजूद एमपी को चुनाव लड़ा रही है भारतीय जनता पार्टी। तो जो मैसेज बनवाना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी और जो मैसेज बन रहा है, ये दोनों अलग अलग हो सकता है कि ये मैसेज अच्छा नहीं बन रहा हो उसको लेकर के, और फिर उसका असर भी उल्टा हो सकता है। तो ये क्या होगा ये उसमें देखने से पता चलेगा, और आगे की जो सूची आएगी, आगे के जो लिस्ट आएंगे उसमें कितने और एमपी उतारे जाते हैं, यह देखना भी दिलचस्प होगा। धन्यवाद।